आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से 75 साल के बाद किसी ग्रह को सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया? और अगर उसे बाहर निकालना ही था तो उसे सोलर सिस्टम के अंदर डाला ही क्यों था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसे 75 साल तक तो प्लेनेट का दर्जा दिया गया और बाद में उसे प्लेनेट की कैटेगरी से ही बाहर निकाल दिया? जी हाँ, आपने सही गैस किया, वो था प्लूटो। आप प्लूटो ग्रह के बारे में कितना कुछ जानते हैं? क्या आप प्लूटो ग्रह के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपको वो सारी जानकारी देगा जो आप जानना चाहते हैं। सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट प्लूटो, जिसे 75 साल तक तो ग्रह का दर्जा दिया गया और बाद में बेचारे को लात मारकर 9 ग्रह की जोड़ियों में से बाहर निकाल दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस 75 साल के बाद जिसकी वजह से उसे ग्रह की जोड़ियों में से बाहर निकाल दिया? ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मैं हूं हर्ष, स्वागत है आपका क्यूरियस मैन शो में। सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। प्लूटो का इतिहास बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा है। साल 1840 में वैज्ञानिक अर्बन वेरियर ने न्यूटन के लॉ का उपयोग करके ये पता लगाया कि यूरेनस प्लैनेट की कक्षा में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। बाद में जब नेपट्टून की भी खोज हुई तब पता चला उसके भी मास में कुछ गड़बड़ी चल रही थी। उस समय वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि यूरेनस की कक्षा और नेपट्टून के मास दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि कोई बाहरी अनजान खगोलीय पिंड इन दोनों पर अपना प्रभाव छोड़ रहा था। पर वैज्ञानिक इस रहस्य में खगोलीय पिंड के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम प्लैनेट एक्स रख दिया। फिर साल 1894 में पर्सिवल लोवेल नाम के खगोलीय शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर ने लोवेल लेबोरेटरी की स्थापना की और फिर साल 1906 में प्लैनेट एक्स की खोज को शुरू कर दिया। उन्होंने 10 साल तक इसकी खोज की जब तक उनकी मृत्यु ना हो गई। खोज के समय लोवेल ने इस मिस्टीरियस चीज की 2 पिक्चर्स भी ली थी जिससे वो बिल्कुल अनजान थे। साल 1929 में लोवेल की पत्नी ने इस रिसर्च को फिर से शुरू करवाया और इस ग्रह को खोजने की जिम्मेदारी दी गई क्लाइड टॉम ह्यूज को। इस बंदे ने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस प्लैनेट को खोज ही निकाला। अब नए प्लैनेट की तो खोज हो चुकी थी और अब बारी थी इसका नाम रखने की, लेकिन इसका नाम रखने का अधिकार तो सिर्फ लोवेल लेबोरेटरी को था। प्लूटो, इस नाम का सुझाव एक 11 साल की छोटी बच्ची ने दिया था और बाद में इस 11 साल की छोटी बच्ची को 450 डॉक्टर का इनाम भी मिला था। इस ग्रह का नाम प्लूटो रखने का सबसे बड़ा कारण तो ये भी था कि इसका पहला अक्षर पर्सिवल लोवेल नाम के साथ मैच होता था, जिन्होंने लैब की स्थापना की थी। प्लूटो नाम रोमन संस्कृत में गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड को दर्शाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पाताल लोक का भगवान। हिंदू संस्कृति में प्लूटो नाम का अर्थ यम होता है, जो कि मृत्यु के देवता हैं। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट होने के साथ साथ सबसे दूर भी है। इसकी सन से औसतन दूरी 39 अर्थमेटिक यूनिट है। अगर हम इसकी क्लास को देखते हैं तो ये पूरी तरह से गोल ना होकर थोड़ा सा अजीब है, जिसकी वजह से ये सन के कभी कभी बहुत करीब आ जाता है और कभी कभी बहुत दूर भी चला जाता है। इसका सबसे नज़दीक डिस्टेंस 30 AU नापा गया है और जबकि इसका सबसे दूर का डिस्टेंस 49 AU नापा गया है। इतने बड़े फासले की वजह से इस ग्रह का डिस्टेंस 39.5 AU माना जाता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो प्लूटो का डायामीटर 2376 किलोमीटर है, जो कि हमारे मून से भी छोटा है। अगर हम इसकी तुलना अर्थ के साथ करें तो ये अर्थ का 6ठे भाग से भी छोटा है और प्लूटो का मास अर्थ के 0.22% के जितना है। इतने कम मास होने की वजह से ये हमेशा वाद विवाद का कारण रहा है। प्लूटो को अपने ऑर्बिट पर रोटेशन करने के लिए 153 आवर्स का समय लगता है, जिससे इस प्लैनेट पर एक दिन 153 आवर्स का हो जाता है, जो अर्थ के 6 दिनों के बराबर है। यहाँ पर सनराइज वेस्ट में होता है और सनसेट ईस्ट में होता है। अपनी क्लास में रहकर सन की एक परिक्रमा करने में इसे 240 ईयर्स का समय लगता है, जिसे इसका एक पूरा साल माना जाता है। प्लूटो की ये ऑर्बिट बाकी ग्रहों की तुलना में बहुत ही ज्यादा अजीब है। हर 248 ईयर्स में एक बार प्लूटो नेपट्टून के ऑर्बिट को पार कर जाता है, जिसकी वजह से ये 20 साल तक सन के ज्यादा करीब रहता है बजाय नेपट्टून के। ये स्पेस में 57 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम में बदलाव आते रहते हैं। और अब जान लेते हैं इसके सरफेस
और स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसका स्ट्रक्चर 3 लेवल से मिलकर बना हुआ है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। इसकी क्रस्ट सिलिकेट पत्थरों से मिलकर बनी हुई है जो इसके 70% व्यास को कवर करता है। इसके ऊपर मेंटल जिस पर पानी के समुंदर हैं, और आखिर में क्रस्ट जो बर्फ से बनी हुई है। प्लूटो का 98% सरफेस नाइट्रोजन बर्फ से बना हुआ है और बाकी 2% में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह की सतह में कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन इसको जो खास बनाता है वो है इसका दिल। प्लूटो की सतह पर दिल का आकार बना हुआ है जो कि 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये इसके चमकीले बाग की तरफ है जिसे हम साफ साफ देख सकते हैं। इस साइट का नाम टॉम ह्यूज रीजन है। असल में ये एक घाटी है जो कि नाइट्रोजन की बर्फ से बनी हुई है और इस पर एक भी गड्ढा नहीं देखा गया, जो कि ये दर्शाता है कि ये 10 मिलियन साल से कम ही पुराना है। प्लूटो की सरफेस का कलर चारकोल ब्लैक, डार्क ऑरेंज, व्हाइट और कुछ जगहों पर लाल भी है। यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत 2 से 3 किलोमीटर बड़ा है, और जबकि यहाँ की सबसे बड़ी खाई 350 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा इस ग्रह पर 260 किलोमीटर डायमीटर का विशाल गड्ढा भी है। अब इसके निर्माण के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे बना। हमारे सोलर सिस्टम का जन्म धूल और गैस के बड़े बादल जिसे हम नेबुला कहते हैं उसमें हुआ था। इस पे आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ये सारी घटना के बाद भी प्लूटो के निर्माण को लेकर कई उलझन है। जैसे नेपच्यून के आसपास धूल का बना हुआ एक घेरा है जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं। इस बेल्ट में 1 अरब से भी ज्यादा धूमकेतु हैं, और प्लूटो इस क्षेत्र में रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्लूटो कई धूमकेतु से मिलकर बना हुआ है या किसी सेलेस्टियल बॉडी के टकराव से इसका निर्माण हुआ होगा। इस बेल्ट का सबसे बड़ा खगोलीय पिंड प्लूटो ही है, और ये नेपच्यून के मून ट्राइटन से बस थोड़ा ही बड़ा है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्राइटन और प्लूटो का जन्म एक ही स्रोत से हुआ है, क्योंकि दोनों की रचना सामान्य है। एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि हो सकता है कि ट्राइटन भी पहले प्लूटो की तरह ही सन का चक्कर लगाता हो, और बाद में नेपच्यून की ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये नेपच्यून की ऑर्बिट में चला गया हो। जो भी हो, लेकिन ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। प्लूटो का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा पतला एटमॉस्फेयर है। प्लूटो का एटमॉस्फेयर धूमकेतु की तरह है। जब ये सन के करीब जाता है तब ये फैल जाता है, और जब ये सन से दूर जाता है तब ये सिकुड़ जाता है। इसका ये एटमॉस्फेयर पानी रखने के लिए सक्षम है। शायद प्राचीन समय में यहाँ समुंदर हुआ करते हैं। न्यू रिसर्च से ये पता चला है कि इसके एटमॉस्फेयर के बाहर के भाग में -203 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। इतने ठंडे तापमान होने की वजह से यहाँ मशीन्स भी काम नहीं करती। इसी वजह से यहाँ स्पेस मिशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। इतना छोटा होने के बावजूद भी इसके पास 5 मून है और हमारे पास सिर्फ 1 है। माना जाता है कि प्लूटो के सारे मून्स प्लूटो की ही तरह किसी सेलेस्टियल बॉडी के टकराव से बने हुए हो। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, व्हाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। प्लूटो को लेकर बहुत विवाद होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विवाद ये है कि व्हाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। साल 1930 में जब प्लूटो की खोज हुई थी तब इसे प्लैनेट का दर्जा दिया था। फिर साल 2005 में एक सेलेस्टियल बॉडी की खोज हुई जो सन के चक्कर लगा रहा था, और उसे एक छोटे प्लैनेट का दर्जा मिला जिसे एरिस का नाम दिया गया। एरिस और प्लूटो दोनों काफी सिमिलर साइज के थे, और इसी वजह से प्लूटो को भी 75 साल बाद 2006 में IAU ने इसे नोवा प्लैनेट से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया, और पीछे बच गए हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स। लेकिन बात यहाँ तक ही सहमत नहीं रही। इससे काफी लोग नाराज हो गए, और कई लोगों ने तो ये फैसला माना ही नहीं, और उन्होंने कहा कि प्लूटो एक प्लैनेट ही है। यहाँ तक कि नासा की एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कहती है कि वो भी प्लूटो को एक प्लैनेट ही मानते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों इस ग्रह को उसके पद से हटाया गया। दोनों के समान आकार की वजह से क्यों एक प्लैनेट था और दूसरा एक ड्वार्फ था। इस पर काफी चर्चा हुई और तय हुआ किसी भी ग्रह के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। पहली थी सेलेस्टियल बॉडी सन का चक्कर लगाती हो और वो अपने ऑर्बिट में रोटेशन करती हो, और दूसरी थी कि सेलेस्टियल बॉडी का डायमीटर इतना होना चाहिए कि वो खुद के ग्रेविटेशन पुल से अपना आकार गोल कर सके,
और तीसरी और आखिरी थी कि सेलेस्टियल बॉडी के आसपास की ऑर्बिट साफ होनी चाहिए। लेकिन प्लूटो दूसरी कंडीशन में विफल रहता है क्योंकि उसका डायमीटर उसके ऑर्बिट में घूम रहे सेलेस्टियल बॉडी से भी छोटा था। जो ये दर्शाता है कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट तैर रहे हैं और प्लूटो उन सब में सबसे बड़ा है। तब तो IAU ने यह साबित कर दिया था कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। लेकिन हाल ही में हुए 2015 में न्यू होरिज़न स्पेस मिशन में ये पता चलता है कि हम प्लूटो को जितना अजीब मानते थे ये तो उससे भी ज़्यादा अजीब है। और ये कुछ ऐसी भी विशेषताएं लिए हुए है जिससे ये साबित होता है कि प्लूटो एक प्लैनेट बनने के योग्य है, जैसे कि भूमिगत महासागर, कार्बनिक पदार्थ और सितारों से मिलकर बना हुआ है इसका एटमॉस्फेयर। फिलहाल अभी के समय में तो ये ड्वार्फ प्लैनेट ही है, लेकिन संभावना है कि फ्यूचर में इसे वापिस से 9th प्लैनेट में शामिल कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या प्लूटो पर जीवन संभव है? नहीं, यहाँ के बहुत ही ठंडे टेम्परेचर की वजह से यहाँ इंसानी जीवन लगभग नामुमकिन है। साथ ही सन के दूर होने की वजह से ना ही यहाँ सन की गर्मी है और ना ही कोई रोशनी है। 2005 में न्यू होरिज़न स्पेस मिशन शुरू हुआ था, जो पहला ऐसा मिशन था जिसने प्लूटो और उसके मून्स का अध्ययन किया हो। 2015 में वो प्लूटो के बहुत ज़्यादा करीब था। फिलहाल अभी के समय में वो केपलर बेल्ट के सबसे दूर के सेलेस्टियल बॉडी का अभ्यास कर रहा है। यहाँ पर प्लूटो की कहानी तो ख़त्म होती है, लेकिन इसी के साथ अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि प्लूटो को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक की अस्थि को न्यू होरिज़न यान में रखा गया था। साल 1979 से 1999 के बीच प्लूटो सन के ज्यादा करीब था बजाय नेपट्यून के। और क्या आपको ये पता था कि मिक्की माउस में एक डॉग का नाम प्लूटो है जो इसी प्लेनेट से इंस्पायर था? और ये थी कुछ जानकारी प्लूटो के बारे में। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।